20 जुलाई 2026 आप सबको पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर में क्या हुआ। उनकी तस्वीरों ने मतलब हिंदुस्तान को ही नहीं सारी दुनिया को दहला दिया। इनोसेंट बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करी दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने भी बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करी। कौन थे ये लोग, क्यों दिल्ली पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस ने स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज करी, हम इन सब बातों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन दो तीन वर्ड्स जो आज पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हम नेपाल बना देंगे। मतलब जो नेपाल के अंदर हुआ, तख्ता पलट हुआ, नेपाल की सरकार गिर गई। बहुत सारे लोग एक ही वर्ड्स बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी हम इसको क्या कर देंगे, नेपाल बना देंगे। लेकिन मैं उनसे एक बात बोलूं कि शायद नेपाल की सरकार 10 सितंबर 2025 को गिरी थी, जब पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से नेपाल के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ, जनजी ने वहां की गवर्नमेंट को गिरा दिया। लेकिन पूरी दुनिया को कब पता चला? 10 सितंबर 2025 को ही पता चला। शायद उससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि नेपाल के अंदर क्या होने वाला है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, 12 दिसंबर 2024 को मैंने एनबीटी मतलब टाइम्स के अंदर एक इंटरव्यू दिया था। उस टाइम पूरे नेपाल के अंदर बहुत शांति थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि नेपाल के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन मैं एक नेशनल टेलीविजन में कहता हूं कि बहुत जल्दी नेपाल की सरकार गिर जाएगी। आज 12 तारीख है ना सर, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर कि आपको एक शॉकिंग लगेगा। आप अभी कुछ दिन के बाद एक और न्यूज़ सुन लेंगे कि नेपाल की गवर्नमेंट गिरने वाली है सर। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, हंसे, भूल गए। लेकिन जब 10 सितंबर 2025 को सरकार गिरी तो लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा और वो इंटरव्यू पूरी दुनिया में वायरल हुआ। तो लोगों को क्या लगा कि नहीं यार, इन्हें कैसे पता था 8 महीने पहले कि नेपाल की सरकार गिर जाएगी। और आज जो लोग कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान में भी ऐसा होगा, ये मैं अपनी बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को भी हम नेपाल बना देंगे, उन्हें 10 तारीख को पता चला था, 10 सितंबर को, कि नेपाल की सरकार गिर गई। हमने 8 महीने पहले एनालाइज कर लिया था। तो मैं इसलिए आज भी आपसे ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज जो नेपाल में जो सरकार गिरी है, 1 साल भी नहीं हुआ अच्छे से। आज आप नेपाल की गलियों में देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हो गए, बालिन शाह के अगेंस्ट खड़े हो गए। इसके बाद आपने सबने देखा कि बांग्लादेश के अंदर कैसे तख्ता पलट हुआ, सीआईए ने कैसे शेख हसीना की सरकार को गिराया। और आज आप बांग्लादेश के अंदर जाकर देखो क्या हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर नो टेरर कैंप चल रहे हैं, लोगों की आजादी को बैन कर दिया गया है, आईएसआईएस के झंडे ढाका में भी लहराए जा रहे हैं। और लोग इतने परेशान हो गए कि शेख हसीना को दोबारा चाहते हैं। आपको पता होगा, आज से 6 दिन पहले शेख हसीना ने बोला कि वो बांग्लादेश वापस जाएंगी दिसंबर में। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, शेख हसीना ने 5 दिन पहले बोला। 25 मई को मैंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में यह कह दिया था कि शेख हसीना दोबारा बांग्लादेश जाएगी और बांग्लादेश जाते ही बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरेगी, शेख हसीना दोबारा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। यह सब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी चीज बोला जाए वो 1 या 2 दिन के अंदर होती है। नहीं, महीनों की प्लानिंग होती है, सालों की प्लानिंग होती है। जो देश में प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को नेपाल बना देंगे, वो सिर्फ एक प्रोपोगंडा है। देश के अंदर मतलब भ्रम फैलाना, लोगों को भड़काना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसे एंटी एलिमेंट्स के भड़काओं में आपको कभी नहीं आना। फिर हम आते हैं 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक, जिन्हें एक भूख हड़ताल करी बच्चों के नीट जो पेपर हुए थे, उस पेपर को लेकर जो लीक हुए थे। उनकी एक ही मांग थी, क्या थी, कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दे दें। मांग कोई गलत नहीं थी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम कैंसिल हुए, कई बच्चों ने सुसाइड किया, जो बच्चे कभी वापस नहीं आ सकते थे और कभी नहीं आएंगे। मतलब जिनके बच्चे खो गए, आप उन्हें दुनिया में कुछ भी दे दो, उनके माँ बाप को उनके बच्चे नहीं ला सकते आप। तो रिजाइन मांगा, मैं कह रहा हूं कि कोई गलत नहीं। जो भी हमारे देश के अंदर पावर में बैठा हुआ कोई भी आदमी गलती करे, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और ये पनिशमेंट कम है। अगर मैं ये बोलूं कि बहुत सारे बच्चों ने जान दे दी और आप सिर्फ रिजाइन मांग रहे हो, तो कम ही है। लेकिन फिर भी रिजाइन मांगा, बिल्कुल सही। लेकिन क्या होता है, 18 जुलाई 2026 को 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस उन्हें उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। जो भी चीजें बताई जाती हैं कि उनकी हम जान की सेफ्टी देखते हैं, वो बहुत दिन से भूखे हैं, कहीं उनकी जान को कुछ ना हो जाए, जो भी गवर्नमेंट ने रीजन बताया, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। चलो, वो हॉस्पिटल एडमिट होते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, सीजीपी पार्टी बोलती है कि हम 20 जुलाई को संसद घेराव करेंगे। ठीक है, मतलब 20 जुलाई को आप सबको पता है कि संसद शुरू होने वाले हैं और इसमें सभी बच्चों को पूरे देश से बुलाया गया कि पूरे देश से और आए, देश के कोने कोने से बच्चे आए संसद पर मार्च करने के लिए। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि इसमें
अधिकांश बच्चे वो थे जिनको पता ही नहीं है कि 163 लगी हुई है। मतलब जो पहले 144 धारा हुआ करती थी, आप संसद मार्च नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूं बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, सिर्फ लीडर्स को पता था। किन लीडरों को? जो भी सीजीपी के लीडर हैं, उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। चलो जिनको पता था, जो लोग कहेंगे यार हमें ऑलरेडी पता था, इसके बावजूद भी मैं आए, लेकिन इसमें कम से कम 50% ऐसे लोग थे जिन्हें कुछ नहीं पता। दुनिया भर से भीड़ आए, कोई एमपी से, कोई यूपी से, कोई उत्तराखंड से, मैं बताऊं हिंदुस्तान की बहुत जगह से सारे के सारे लोग आए अपने अधिकारों के लिए। लोकतंत्र में आप आवाज उठा सकते हो, लोकतंत्र में आपकी आवाज उठनी चाहिए, तभी आपका लोकतंत्र है। लेकिन नहीं, किस जगह पर उठनी चाहिए हम उसकी बात करेंगे। इसके बाद क्या होता है, 20 जुलाई को आपको सबको पता है कि अर्ली मॉर्निंग लगभग धीरे धीरे संसद की ओर मूवमेंट होता है, और 10 या 11 बजे के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने, जो भी इनके स्पोक पर्सन थे, उनसे बोला कि हम आपसे बात करते हैं, जो भी आपकी मांगे हैं। तो सबसे पहले क्या है, लीडर्स ने यह बात पब्लिक को नहीं बताई। जो भी बच्चे आए थे उनको नहीं बताया कि हमारी सरकार से बात हो रही है। और बच्चों ने क्या किया, धीरे धीरे संसद तक मूवमेंट स्टार्ट किया और लाठी चार्ज हुआ, आपने देखा। अब लाठी चार्ज में सबसे पहले बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जिनकी नेम प्लेट नहीं लगी। भाई आपने नेम प्लेट क्यों नहीं लगाई? आप कोई क्रिमिनल नहीं हो, आप ड्यूटी कर रहे हो भारत सरकार की, आपको गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किया हुआ है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपनी पहचान छुपाओ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिविल ड्रेस के अंदर हैं, जिनके हाथ में भी क्या है, लाठी हैं, जिन्होंने भी बच्चों के ऊपर लाठी मारी, लोगों के ऊपर लाठी मारी। ये कौन है? अभी तक ना दिल्ली गवर्नमेंट ने, ना भारत सरकार ने, ना दिल्ली पुलिस ने इनके बारे में कुछ नहीं बताया। हो सकता है कुछ दिन के बाद बता दे कि ये जो सिविल लोग थे, जितनी भी फोटो वायरल हो रही हैं, ये लोकल इंटेलिजेंस नोट के थे, या एसओजी के थे, या दिल्ली के स्पेशल सेल के थे। या आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन सबसे पहली चीज कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करना पड़ा। और आपको पता है बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप देखना, इनके लीडर क्या है, गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। बाकी 2-3 लीडर तो मुझे नहीं पता वो कहां चले गए थे, लेकिन एक लीडर गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है और वो बोलता है देखो देखो नीचे देखो नीचे देखो, बच्चों को मार रहे हैं। मतलब वो गाड़ी के ऊपर से माइक से बोल रहा है कि बच्चों को मार रहे हैं। एक पल के लिए उस लीडर को यह सोचना चाहिए, जो सीजीपी का मेन लीडर है, कि यार जो बच्चे तेरे लिए पूरे देश से आए हैं, उनके पास किराए नहीं है, कोई ट्रेन की लोकल डब्बे में बैठकर आए हैं, कोई बसों से बैठकर आ रखे हैं, कोई भूखे हैं, वो रात भर तेरे लिए, तेरे ऊपर विश्वास करके आए हैं कि हमारा एक लीडर होगा, वो लीडर हमारा फ्रंट पर होगा। अगर लीडर ही होता है सब कुछ, दुनिया के अंदर कोई भी हो लीडर के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन एक लीडर ऊपर से तमाशा देखता है, नीचे मार रहे हैं, लेकिन आता नहीं है। तो आपका लीडर इतना ब्रेव है, आपका लीडर बोलता है कि यार एक बच्ची मुझे बोल रही है कि पुलिस ने उसके बॉडी के ऊपर पैर रखा, जो भी चीजें करी, वो लोगों को बता रहा है। भाई तू एक लीडर है, तेरे लिए इतने सारे बच्चे देश से आ गए तेरे ऊपर भरोसा करके। आज पता है 100 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, लेकिन तू उन्हें बता रहा है तेरा खून नहीं खोला यार। जो बच्चे तेरे खातिर लाठी सहन कर गए, मारा, हॉस्पिटलों में एडमिट है, तू सिर्फ लोगों को बता रहा है। तू लोगों को क्या अनाउंसमेंट कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि हर स्टेट के लोग, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लोग क्या करो, जेल भरो। भाई तू उन लोगों के लिए नीचे नहीं आया गाड़ी से उतरकर जिन्हें तेरे सामने मारा जा रहा है। कल उन बच्चों के ऊपर कुछ भी होगा, उनके ऊपर केस लगेंगे, उनको जेल डाला जाएगा, तो जीवन में उन बच्चों की मदद के लिए नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि तेरे सामने लोगों को मारा जा रहा है, लठों से मारा जा रहा है, तू गाड़ी से नीचे उतर के नहीं आया उनको बचाने के लिए। और तू एक लीडर है, तेरे बाकी लीडर कहाँ हैं नहीं पता, तो क्या आप ऐसे लीडर के ऊपर भरोसा करोगे? तू बोलता है कि एक 12 साल की बच्ची को मारा गया, ये तेरे वर्ड्स हैं, मैंने उस 12 साल की बच्ची को नहीं देखा, और हो सकता है तू सच बोल रहा हो। एक 12 साल की बच्ची को मारा। एक 12 साल की बच्ची कितनी बड़ी होगी यार, कौन सी क्लास में पढ़ रही होगी? सोच कि एक 12 साल की बच्ची 6-7 क्लास के अंदर इतनी होगी 12 साल की बच्ची। तो मुझे यह बता कि वो देश में कौन थे जो एक 12 साल की बच्ची को इस प्रोटेस्ट में लेकर आए? क्या उस बच्ची को पता है कि हमारा संविधान क्या है, हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? किसी को नहीं पता। लेकिन उस 12 साल की बच्ची को उस भीड़ में लेकर आए। तुम्हें पता है कि जब ये मार्च होगा, मार्च में दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या करेगी? लाठी चार्ज करेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने आपको पहले ही बोला कि 163 लगी हुई है, मतलब आप वहां मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर वहां 5 लोग भी मूवमेंट करेंगे तब भी लाठी चार्ज होगा, क्योंकि 163 लगी हुई है। जैसे पहले 144 की धारा लगती थी, लेकिन फिर भी तुमने क्या किया? भीड़ को आगे जाने दिया। तुम्हें पता था कि ये लाठी चार्ज होगी, लोग घायल होंगे, देश में क्या होगा, इमोशन जागेगा, लोग भड़केंगे।
तो तुम उस मकसद में कामयाब हुए जो तुम चाहते थे। और दूसरी चीज, बहुत सारे हमने देखा कि देश के अलग अलग नेता, लीडर, एक बच्चों का प्रोटेस्ट था, सारे लीडर वहां पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, आप पहुंचे, आप बच्चों के समर्थन में आए, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जब ये बच्चे मूव कर रहे थे, आप कोई भी लीडर इन बच्चों के साथ नहीं था, सिर्फ बच्चे अकेले पीड़ते रहे। और आपको बताऊं, जब भी ये बड़े बड़े लीडर जो अलग अलग पार्टीज के लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, इन बच्चों से मिले तो ये क्या बोल रहे थे, सीधे संसद घेराव करो, ठीक है, जो भी बैरिकेड्स लगे उनको तोड़ दो, रुकना मत, तुम्हें पुलिस लाठी मारेगी तो तुम लाठियों से मर जाओगे, ये वो बोल रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, आपको पुलिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने ये चीज ध्यान नहीं दिया, जब भी ये लीडर आपके पास आते हैं ना, ये कल भी आपके पास आएंगे, तो ध्यान से देखना, ये पूरी पुलिस की सिक्योरिटी में आते हैं। ये जिस पुलिस के खिलाफ आपको भड़का रहे हैं, ये उसी पुलिस के भरोसे अपना पूरा जीवन निकालते हैं। ये उस पुलिस के भरोसे तो कभी वॉशरूम करने भी नहीं जाते, कभी भी देखना। लेकिन आपको क्या कर रहे हैं, उन्हीं पुलिस के अगेंस्ट भड़का रहे हैं। अब से आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि पुलिस को लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया? कभी एक पल के लिए सोचा है ये? क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान का कोई भी पुलिस वाला एक कांस्टेबल रैंक से लेकर एक एसएचओ रैंक तक वहां पर वो लाठी चार्ज कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। इस देश में एक पुलिस वाला खुद के दम पर लाठी चार्ज नहीं कर सकता, यानी कि कहीं ना कहीं उसके सुपीरियर को ऑर्डर दिए गए, जो भी उनके आईपीएस होंगे, जो भी उनके डीआईजी होंगे, आईजी होंगे या कमिश्नर होंगे। लेकिन उनको किसने ऑर्डर किया? उसको भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो ऑर्डर किया ना, किसी ना किसी नेता ने, चाहे कोई भी आज जो पावर में बैठे हुए हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया कि अगर ऐसा होगा तो लाठी चार्ज करना। कल ये पार्टी हट जाएगी यार, देखो क्या होगा कि पार्टी आती और जाती रहती है, ये देश हमेशा एक ही रहेगा, आप लोग भी हमेशा रहोगे। कल ये दूसरी पार्टी आ जाएगी, इससे पहले कोई दूसरी पार्टी थी, लेकिन ऑर्डर देने वाले, ध्यान रखना, ये वही लोग हैं जो आज आपको भड़का रहे हैं। जब कल इनका काम निकल जाएगा ना, ये आपको अपने ऑफिस के अंदर तक नहीं घुसने देंगे। आज से पहले एक पल के लिए सोचकर देख लो आप कि कौन से ऐसे नेता हैं, कौन से ऐसे पॉलिटिकल नेता हैं जो आपसे मिलते हैं। ये कभी नहीं मिलते। आज आपकी ये रोटियां सेक रहे हैं, ये लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सच में आपके साथ है? अगर ये सच में आपके साथ है तो आज मणिपुर के अंदर कई टाइम से हालात खराब है। इनमें से कोई भी नेता जो आपके पास आए ना, एक भी ऐसा नेता नहीं है जो मणिपुर गया। यार मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन ये नहीं गए। क्यों नहीं गए पता है? क्योंकि दिल्ली के जैसे इनको वहां कैमरे नहीं मिलेंगे, मीडिया नहीं मिलेगी, पूरी दुनिया इन्हें नहीं देखेंगे। इनको सिर्फ क्या करना है, थोड़ी देर के लिए आना है और पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को क्या दिखाना है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये नहीं जाएंगे मणिपुर जैसी जगह में, ये नहीं जाएंगे अरुणाचल जैसी जगह में। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इनको पता है वहां से इनको कोई मीडिया कवरेज नहीं मिलेगा। और वहां 1958 एक्ट लगा हुआ है, स्पेशल पावर एक्ट, वहां कोई फौज नहीं पूछेगी। ये ज्यादा ही वहां हरकत करने की कोशिश करेंगे तो वहां सीधे ऑर्डर है गोली चलाने की। और यहां बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं कि हमारी छाती पर गोली मारो। आपको लगता है ये छाती में गोली खाएंगे लीडर लोग? आपको क्या लगता है? ये लीडर बोलता है कि हमारे सोनम वांगचुक जी हॉस्पिटल में है, मैं भूख हड़ताल करता हूं। 48 घंटे में ये अपना भूख हड़ताल तोड़ देते हैं। बस इनको एक बहाना चाहिए। आपको लगता है कि ये आपके लिए, हक के लिए लड़ेंगे? इनके हाथ में एक भगत सिंह जी की तस्वीर है, दूसरे हाथ में बाबा साहब की तस्वीर है। आप मुझे ये बताओ, क्या कभी बाबा साहब या भगत सिंह जी ने जीवन में इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया होगा? आप मुझे मत बताना, ये खुद से क्वेश्चन पूछना कि 23 साल 176 डेज में भगत सिंह जी फांसी के फंदे में झूल जाते हैं। और पता है, जब अपने उनका लास्ट वक्त चल रहा था ना, लेनिन की बायोपिक पढ़ रहे थे, वो बायोपिक पूरी नहीं पढ़ पाए वो। आप मुझे ये बताओ कि इस देश की उन्होंने इतनी सी भी संपत्ति को नुकसान किया? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्टूडेंट ने नुकसान किया, गाड़ियां जलाई नहीं। स्टूडेंट की आड़ में आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरे पूरे ढके हुए हैं। चलो स्टूडेंट तो इनोसेंट है, उनको तो पता ही नहीं है क्या होने वाला है। बच्चे आ रखे हैं, स्कूल के बच्चे आ रखे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कुछ देर के बाद क्या होने वाला है। वो बेचारे मूवमेंट कर रहे हैं जैसे करते हैं शांति मूवमेंट। लेकिन उन लोगों ने पहले से अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? एक पल के लिए सोचा है कि उसी भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फेस को कवर किया, क्योंकि उनको पता है कि इस भीड़ के आड़ में हमने क्या करना है। उन्हें सब पता है, वो पहले से प्लान करके आए हैं। लेकिन उनमें से कोई नहीं पिटेंगे। जिनके मुंह कवर होंगे, जो लीडर्स होंगे, वो सेफ होंगे। पिटेगा कौन? मासूम बच्चे। उनको तो पता ही नहीं है ना यार कि हमारे ऊपर लाठी चार्ज भी होने वाला है। तो किस तरह से देश का माहौल बिगाड़ा जाता है। और आप देखो, आपके प्रोटेस्ट पर, बच्चों के प्रोटेस्ट पर बहुत सारे लोग आए, स्टेज शेयर करे, हर आदमी अपना बता रहा है। कोई बोलता है कि एक धर्म का नाम लेकर, जबकि प्रोटेस्ट किसका है? नीट के बच्चों का है।
कोई देश के पॉलिटिकल पार्टी को गाली देता है, कोई देश के भगवानों को गाली देता है। ये क्यों? ताकि आप लोगों से नफरत हो लोगों की। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये स्टूडेंट बोल रहे हैं, बेचारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि यार एक आदमी आ रहा है, पॉपुलर आदमी है, इसकी वजह से हमारे को देश के बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे। उसका मकसद ये नहीं कि देश के लोग सपोर्ट करें, उसका मकसद है कि कैसे बाकी लोगों को भड़काना। मुझे लगता है कि वहां पर जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं बोली होगी जिससे देश के लोगों को मतलब गुस्सा हो, जिससे देश के लोग भड़के। जितने लोगों ने भी स्टेज शेयर करी उन्होंने इस तरह की बातें बताई या इस तरह का बात बोली या इस तरह से लोगों को भड़काया कि देश के बाकी लोग क्या हुए, नफरत हुई। चलो दुनिया के अंदर मैं भी आया था जंतर मंतर में, मैं 17 तारीख को जंतर मंतर में आया था। मैं आया था भरत तिवारी जी के एनकाउंटर, जो गलत है। मैंने सरकार से बोला कि जितने भी लोग इस एनकाउंटर में हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज, उनकी अरेस्टिंग। मैं बिहार भी गया, मैं जंतर मंतर भी आया। और ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर आने के बाद मैंने सीजीपी का प्रोटेस्ट नहीं देखा। आप सबको पता है जो भी वहां पर थे। मैं 17 तारीख को आया, जिस जगह पर मैं बैठा हुआ था महज वहां से 10 कदम दूरी पर बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा था। ऐसा नहीं कि मुझे उन बच्चों से सहानुभूति नहीं है, यार उन बच्चों ने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ रखा। आज भी मुझे लाखों बच्चे फॉलो करते हैं, बोलते हैं कि सर आप क्यों नहीं बोल रहे, आप क्यों नहीं आए। यार मैं क्या करूंगा वहां पर आकर, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपके पीछे जो लीडर्स हैं वो आप लोगों का यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं वहां पर आया हूं तो मैं 10 कदम पीछे भी आ सकता था, लेकिन मुझे पता है मैं वहां पर आऊंगा तो जितने भी इस देश में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इस देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये वो लोग उसका फायदा उठाएंगे। तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं स्टूडेंट्स के साथ नहीं हूं। स्टूडेंट्स के साथ मैं ही नहीं, ये पूरा देश स्टूडेंट्स के साथ है। इस देश का शायद कोई ऐसा आदमी होगा जो स्टूडेंट्स के साथ नहीं होगा, लेकिन लोग किसके साथ नहीं है? जो आपका यूज कर रहे हैं उनके साथ कोई नहीं है। आपने एक पल के लिए नहीं सोचा यार कि आप रात भर वहां बरसात में सोते हो, आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन आपके यही लीडर रात को आराम से अपने होटलों में जाते हैं। जब भी लाठी चार्ज हुआ और भविष्य में होगा, ये आपको कोई नजर नहीं आएंगे कभी भी। ये सब सेफ होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि इनको पता है कि हम लीडर हैं, हमको पुलिस टच नहीं करेगी। अगर टच करने वाली भी होगी तो ये पहले से बाहर चले जाएंगे। और आपको पता है आने वाले टाइम में देखो ये प्रोटेस्ट भी बंद हो जाएगा। लेकिन आज आप तारीख नोट कर लो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप मेरा पिछला इतिहास भी नोट करना। जो भी मैंने बोला होगा बहुत रिसर्च करके बोला होगा। ये जितने भी लीडर है ना, ये भविष्य में कभी आप कोई नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन इनके पास पैसों की भी कमी नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो? कोई नौकरी छोड़ के आ रखा है, कोई क्या करके आ रखा है, इस द बहुत बड़ा प्लान। अबे जीवन भर आपको नेतागिरी करते हुए देखेंगे। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले क्या बोला कि हम कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपसे बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले दुनिया का विश्वास उठ गया, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, दुनिया का विश्वास ही उठ गया प्रोटेस्ट से। दुनिया को समझ में आया कि कैसे लोगों का यूज किया जाता है। आज भी बच्चों का किस तरह से यूज हो रहा है। आपने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यार सोशल मीडिया में कह रहे हैं हमें बहुत दर्द हुआ, हमें तो बहुत दुख हुआ कि बच्चों को ऐसा मारा। कुछ लोग थे वहां पर जो हैं यार, वो तो हैं, उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। जो अपने एसी कमरे से जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि हमें बहुत दर्द हुआ, मतलब ब्लैक डे। चलो मैं बोलता हूं, मैं तो उन लोगों के विरोध में था जो आपके बैकफुट में है। मैं ओपन कहता हूं कि जो आपका यूज कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज बच्चे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, मैं शुरू से उनके विरोध में हूं। मैं विरोध में हूं ना, मैं कह रहा हूं मैं विरोध में हूं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जो कहते हैं कि हम आपके सपोर्ट में हैं, वो क्यों नहीं ग्राउंड में हैं यार? या तो विरोध या सपोर्ट। आप अपने उन लोगों से पूछना कि अगर तुम सच में हमारे सपोर्ट में हो, जब हमें लठ पड़ रहे थे, लाठियां पड़ रही थी, आप कहां पर थे? ये अपने एसी कमरे में बैठे हुए थे, बढ़िया तरीके से उन्होंने मेकअप कर रखा था कि मुझे आप क्या बोलना है सुबह। अब हम आते हैं सरकार के ऊपर। यार सरकार, भाई आपको इस देश की जनता ने चुना है, लाइन में रहकर धूप में खड़े होके आपको वोट दिया, आपको पावर में लेकर आए। आपकी जिम्मेदारी है इस देश के बच्चों को अच्छा भविष्य देना, लोगों को सुरक्षा देना, रोजगार देना। ये सारा आपका फर्ज बनता है क्योंकि आप पावर में हो। अगर इन बच्चों को, देश के लोगों को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो आप ही के पास आएंगे, वो किसी दूसरे देश के पास नहीं जाएंगे। लेकिन क्या है, आपकी एक छोटी सी कमी कि नहीं हम एक्शन नहीं लेंगे, तो इस देश के अंदर कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ऐसे वक्त का पूरा यूज करते हैं। वो देखते हैं कि कैसे इन चीजों का
फायदा उठाना, लोगों के अंदर नफरत भरना। अब मैं सरकार से पूछता हूं, प्रशासन से पूछता हूं, आप एक चीज बताओ, जितने भी बच्चों के ऊपर पिटाई करी गई, छोटे छोटे बच्चे, आज वो यहां से जाएंगे तो क्या मैसेज लेकर जाएंगे? आप एक पल के लिए सोच कर देखो। जो बच्चे आए थे, जिनको लगा था यार कि हम तो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सरकार हमारी सुनेगी, वो बच्चे आज हॉस्पिटल में हैं। एक पल के लिए खुद से पुलिस वाले सवाल पूछ लेना। मैं मासूम बच्चों की बात बता रहा हूं, मैं उनकी नहीं बोल रहा हूं जो दंगाई कर रहे थे। उनको तो आपने मारा ही नहीं यार, वो तो बैठे हुए हैं बढ़िया तरीके से। जो इस पीछे थे उन पर तो आप कभी हाथ ही नहीं उठाते। क्यों? किस बाहुबली के ऊपर आपने हाथ उठा दिया यार? आप तो उनको सुरक्षा घेरे में लेके जाते हो भाई। लाठी चार्ज होगा। जो इन बच्चों को भड़का रहे थे ना, जिन्होंने पूरा का पूरा जुलूस निकाला, आप उनको सेफ्टी लेके चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उनकी सुरक्षा करनी है भाई, क्योंकि यही नेता आपको ऑर्डर देंगे कल। आप उनके ऊपर लाठी चार्ज नहीं करोगे, आप उनके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं करोगे। अब इन बच्चों के ऊपर दुनिया भर के मुकदमे लगाओगे आप। लेकिन आपको सब पता है कि इन बच्चों को, इन भीड़ को यहां तक कौन लेकर आया। लेकिन आप में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनके अगेंस्ट एफआईआर करो, उनको आप जेल में डालो। और दूसरा कि चलो मैंने इनका बोला यार, बच्चों का बोला मैंने, बच्चों ने पिटाई हुई, ना समझते, नहीं पता था उनको आपने मारा। उसके बीच में बहुत सारे एंटी एलिमेंट्स लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर भी मारे, नुकसान भी किया। लेकिन प्रशासन के लोग, भाई आपकी नेम प्लेट कहां पर थी? भाई आप सरकार के आदमी हो, आप भारत सरकार के लिए नौकरी कर रहे हो या आप किसी और देश के लिए नौकरी कर रहे हो? आपने अपनी पहचान को क्यों छुपाया? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है। जब आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो तो आपको किस चीज का डर, आपको किस चीज का डर होना चाहिए? इसका मतलब आपको भी पहले से ऑर्डर्स दिए हैं, मुझे नहीं पता किसने दिए, कि आपको क्या करना है, तभी आप अपनी पहचान छुपा रहे हो। एक चीज, आपकी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप थी, जो भी थी सिविल ड्रेस में, आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट थी, आपकी आईबी थी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थी, कोई भी थी, आपने उनको सिविल ड्रेस में रखा। बहुत अच्छी बात है, भीड़ में रखना चाहिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए। लेकिन आपको किसने राइट दिया कि एक सिविल आदमी के हाथ में आप लकड़ी दोगे, लठ दोगे मारने के लिए? इस चीज की क्या गारंटी है कि इस चीज का फायदा उठाकर बहुत सारे एंटी एलिमेंट्स लोग इन बच्चों की पिटाई ना कर रहे हो? कौन पहचानेगा कि वो सिविल ड्रेस में जो लोग हैं वो सच में सरकार के आदमी हैं या गुंडे हैं? और एक चीज और कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे क्या है, शायद मुझसे नाराज भी होंगे, मेरे को दुनिया भर के मेल भी आए कि सर आप नहीं आए। मैंने आपसे अभी बोला, देखो अगर आप मेरे ट्वीट देखो, मेरा मैसेज देखो, मैं पहली बार बिहार गया। मैं इंटरनल मामले में बहुत कम बात करता हूं, ठीक है। मैं गया, वहां गया और मैंने क्या लिखा था मैसेज में, अगर शायद वो मैसेज पढ़ा होगा आप, मैंने पिन भी किया है मेरे इंस्टा पर। मैंने कहा यार कि कोई भी व्यक्ति अपना जरूरी काम छोड़ के ना आए। मैं तो वहां जा रहा हूं, लेकिन जो आ सकता है वो आए, क्योंकि मेरा काम नहीं है प्रोपोगंडा फैलाना यार। मैं भी चाहता था कि मैं दोबारा भरत तिवारी के लिए आया दिल्ली में, मैं तीसरी बारी भी चाहता था कि मैं और आऊं, क्योंकि मैं बिहार के अंदर एक परिवार से मैं वादा करके आया हूं कि जब तक उन सारे पुलिस वालों को अरेस्टिंग नहीं होगी, या जो भी भरत तिवारी एनकाउंटर के पीछे थे उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी, मैं उनके परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। अगर मैं नहीं आया अभी तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनके परिवार के साथ नहीं खड़ा हूं। क्या है, आज पूरी दुनिया के अंदर वॉर चल रहा है, सब जगह से, बताने की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो यार। और पता है, तो मेरा उस टाइम फर्ज बनता है कि मैं भी माहौल को खराब ना करूं। अभी कल माहौल सही होगा, मैं वहां बैठूंगा। लेकिन जब मुझे पता है कि कुछ एक विदेशी ताकतें हमें बाहर से घेर रही हैं, तो मेरा पहला फर्ज बनता है अपने देश के साथ खड़ा रहना। गुस्सा है, गुस्सा हम निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं हूं। जिस दिन मुझे लगेगा कि हालात बिल्कुल सही हैं, हम पूरा गुस्सा निकालेंगे, हर बात पूछेंगे। लेकिन हर चीज क्या देखनी पड़ती है, सही समय देखना पड़ता है। और मैं देश के बच्चों से, सिर्फ बच्चों से कह रहा हूं, जो भी बच्चे हैं, आप कल इस देश का फ्यूचर हो भाई, और हो, इसको कोई मना नहीं है। देखो सबकी उम्र हो गई, दुनिया का सबसे बड़ा नियम क्या है? परिवर्तन ही दुनिया का सबसे बड़ा नियम है ना यार। परिवर्तन तो होगा, कल दुनिया में हम भी चले जाएंगे, जो लीडर्स हैं वो भी चले जाएंगे, आप लीडर बनोगे, आपके बाद कोई और लीडर बनेगा, ये तो होगा दुनिया के अंदर। तो आप कब लीडर बनोगे? जब हमारा देश सेफ होगा, तभी आप लीडर बनोगे। आप आवाज उठाओ। आपको पता है कि आवाज में सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वो आवाज क्या होनी चाहिए? अहिंसा, शांति। आपको क्या लगता है कि दुनिया की कोई ताकत है जो बलपूर्वक जीत ले? नहीं,
बलपूर्वक इस संसार के अंदर बलपूर्वक तो आप जीत ही नहीं सकते यार। अगर आप अहिंसा के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, देर हो सकती है, लेकिन आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को भी झुका दोगे, लेकिन वो शांति से। लेकिन आपने अगर बलपूर्वक का इस्तेमाल किया तो मैं फिर यह कहता हूं कि चाहे आपके साथ अमेरिकन आर्मी आ जाए, आपके साथ चाइनीज आर्मी आ जाए, तब नहीं झुका सकती यार देश को। तो बलपूर्वक आप नहीं कर सकते हो कोई भी चीज। आपको कोई भी मांगे रखनी है शांति के साथ। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लड़के लोग हैं जो बहुत गुस्सा होंगे शांति। तो यार देखो, आपको तकलीफें लगती हैं, तकलीफें तो होती है ना। आप भगत सिंह जी की तस्वीर हाथ में लेके चलते हो तो तकलीफें तो सहन करी है ना उन्होंने। आप महात्मा गांधी जी को देखते हो, यार तकलीफें सहन करी है भाई। तकलीफें होती हैं दुनिया के अंदर, और ये आज नहीं है, ये आरंभ से है और अनंत काल तक होंगी। ऐसा नहीं है कि आप ही ने तकलीफ सहन करी है, आपसे पहले भी करी लोगों ने, आपके बाद भी करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि लक्की बिस्ट हमारे को तो लट पड़ा यार, तुम्हें क्या पता, तुम तो कमरे से बात कर रहे हो। कहेंगे ना, शायद किसी को 15 लट भी पड़े होंगे, किसी को 20 लट भी पड़े होंगे, तुम बोल रहे होंगे यार की डायलॉग। भाई बात सुनो, 6 सितंबर 2011, 6 सितंबर से 9 सितंबर, घंटे गिन लेना कैलकुलेशन करके 2011, तुम्हारे को तो 10 लट पड़े होंगे ना भाई। मैं इन 3 दिन तक पुलिस की रिमांड में रहा हूं। बात समझ में आई? तो ये समझ लो कि तुम्हारे पास तो बॉडी में कपड़े होंगे। मैं जिस अंधेरी कोठरी में, जिस रिमांड में था, मेरी बॉडी में कपड़े भी नहीं थे। और तुम, मुझे जब मैं होश आता था तब मुझे पता था, उसके बाद जब मैं बेहोश, तो लट की तो मुझे तुम बोलो मत कि जिंदगी में तकलीफें क्या होती हैं। तुमने 10 खाए होंगे, मैंने 1000 खाए हैं। तुम बोलते हो तकलीफ, तो मैंने भाई 4 साल, 4 साल कहने को बहुत आसान होता है, 4 दिन कभी बाथरूम के कमरे में रहना, पता चल जाएगा। मैंने अपने जीवन के 4 साल अंधेरी कोठरी में गुजारे हैं। बात समझ में आ रहा है? अंधेरी कोठरी में 11 जेलें ट्रांसफर हुई हैं। एक जेल नहीं, 11 जेल। जो आदमी कभी जेल गया होगा, जो अंधेरी कोठरी में रहा होगा, उससे पूछना। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं ना कि मैं अपने देश से नफरत करने लग जाऊं। क्यों? अगर मैं 4 साल अंदर रहा, मेरी 11 जेलें ट्रांसफर हुई, 3 दिन तक मैं रिमांड में रहा हूं, तो क्या मैं नफरत करूं इस देश से यार? क्योंकि सब लोगों की वजह से, कुछ लोग थे ना करप्ट, मैं उनसे नफरत करता हूं। मैं जिनकी वजह से मैं अंदर था, जिनकी वजह से मैंने अपने 4 साल खोए हैं, जिनकी वजह से मेरा पूरा परिवार 4 साल रोया है, मैं उनको कभी नहीं भूला हूं। लेकिन नहीं, सब मेरे दुश्मन नहीं है यार। अगर मैं सबको ही दुश्मन बना लूंगा तो फिर तो, एक छोटा सा उदाहरण है यार, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित सर 9 साल जेल काट कर आए हैं, बाहर हैं। कभी सुना है कि देश के अगेंस्ट कोई बात करते हैं यार? नहीं, देश तो हमेशा हमारा है यार। आप बहुत सारे बच्चे प्रदर्शनकारी आपने देखा है, उनमें से कुछ बच्चों को देखना जिन्होंने तिरंगा लपेट के बैठ गए। किसी ने तिरंगे के ऊपर लठ नहीं मारा यार। ये ताकत है हमारे झंडे की यार। पुलिस वाले आए होंगे, गए वहां से बगल से, जिस बंदे ने तिरंगा डाल, उसको पता है कि मैंने शरीर में तिरंगा डाल रखा है, तिरंगे के ऊपर नहीं उठाया उन्होंने। तो ये उस फ्लैग की ताकत है हमारी, और ये ताकत आप ही लोग हो। कल आप ही इस देश को सर्व करोगे। मैं दोबारा आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्लीज कभी भी परपोगंडाओं में मत आना यार। अपने हक के लिए लड़ना, यह मत समझना कि आप, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कहीं यूज तो नहीं हो रहे हो। और आखिरी में जाते समय एक लाइन बोलता हूं सिकंदर की। क्या बोला बता उसने? ये आपके लीडर के लिए है लाइन। सिकंदर ने बोला कि मैं दुनिया की उस फौज से कभी नहीं डरता जिसकी लाखों की फौज हो, लेकिन उसका लीडर कौन हो पता है? एक बकरी या भेड़। मेरी बात समझो? उसने कहा कि पूरी सेना में अगर शेर होंगे ना, लेकिन लीडर उसका एक बकरी या भेड़ होगा, तो मैं उस सेना से बिल्कुल नहीं डरता। बोला मैं किस सेना से डरता हूं पता है? बोला जिसकी पूरी सेना बकरी और भेड़ों की हो, लेकिन उसका लीडर शेर होगा, मैं उससे डरता हूं। तो ये देखो आपका लीडर कौन है। और हमेशा देश हित में बात करो। तकलीफें आती हैं, आई थी, आती रहेंगी, लेकिन देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।